बीटेक जिसको बोलते हैं। यस सर। उसके बाद सर उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया था। इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं है। सर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो उसमें मैं जा नहीं पाया। और आफ्टर माय फोर्थ ईयर मुझे लगा कि मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ आना चाहिए, इसलिए मैंने बीपीएससी की तैयारी पे ज़्यादा फोकस किया। चलिए, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कंप्यूटर के इस में क्रांति आई हुई है, इस क्षेत्र में काफ़ी नौकरियाँ हैं, मिल रही हैं। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स जो हैं वो बच्चों को अच्छे अच्छे वो पैकेज देकर बाहर भी ले जाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे हैं, हब खुले हुए हैं, जैसे बेंगलोर था, गुड़गांव हो गया, यानी जगहों पर पूना है। जॉब की तो कमी नहीं है, अन्य इंजीनियर सर्विस से, बल्कि मैं समझता हूँ कि अच्छा ही रहा विगत कई साल से। सर ये बात सच है कि कंप्यूटर साइंस में जॉब की कमी नहीं है और जॉब इसमें अच्छे पैकेज में भी मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के थर्ड या फोर्थ ईयर तक पहुंचा, तो मुझे समझ में आया कि मेरी रुचि इन बड़े बड़े पैकेज या फिर बड़े बड़े सिटी में नहीं, मेरी रुचि मास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में है, ना कि किसी एक एमएनसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने में। विपाशना योगा कैसे आकर्षित हुआ? सर जब 2020 का कोविड आया था, तो उस टाइम में मैं कोविड से अफेक्ट हो गया था, तो लगभग 6-7 महीने मेरे बहुत ख़राब गए थे। मतलब कई बार डर लग रहा था कहीं मर ना जाऊँ, जिंदा बचूंगा कि नहीं। तो उस टाइम पे मेरा पढ़ाई से भी पूरा सब कुछ छूट चुका था। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि एक बार कोशिश करो, तुमको फिर से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे बोधगया में धम्मा बोधि है, मैं वहाँ पे 10 दिन का कोर्स किया और उसके बाद फिर से मुझे थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आई कि ज़िंदगी कैसे चलती है, हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हम लोग चाहते हैं। और ये चीज़ मेरे लिए आगे के लिए फ्यूचर में एक पाथ ब्रेकर का काम किया। विपाशना योगा है क्या, सिंपल तरीके से बताएंगे? सर विपश्यना में हम बैठ के अपने सांसों पे ध्यान देते हैं या फिर कोई भी बॉडी के सेंसेशन पे हम लोग फोकस करते हैं। योगा में भी वही काम किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ फिजिकल मूवमेंट का भी ध्यान रखा जाता है या फिर किसी फिजिकल पोस्चर का ध्यान रखा जाता है। जबकि विपश्यना में आपको दोनों अपने पैर को फोल्ड करके पालथी मार के बैठ के एक जगह आँख मूंद के अपने सांसों पर ध्यान देना होता है। केवल सांस पर ही ध्यान रखना है, बाहर की किसी एक्टिविटी, साउंड, आवाज़ पर नहीं ध्यान रखना है। सिर्फ अपने सांसों पे, अपने अंदर के जो भी सेंसेशन है उनको, और बाहर की जो चीज़ें चल रही हैं उनको इग्नोर करना है। क्योंकि जब तक हम लोग अंदर से शांत नहीं रहेंगे, हमारा मेंटल वेलबींग सही नहीं रहेगा, और जब तक हम मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई स्थान विशेष चाहिए, ऐसे जैसे किसी फ्लैट में भी कर सकते हैं? सर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको जब चाहें, जैसे चाहें, हम लोग कर सकते हैं। ये बात है कि ये वैसे माना जाता है कि अगर हम लोग इसको किसी शांत जगह पे या अंधेरे में करें तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये बस एक डिजायरेबल है कि एक शांत और अंधेरा टाइप का माहौल रहे। आपको 3 साल लगा इसको सीखने में, इतना लंबा समय लगता है क्या सीखने में? सर मैं सीख तो गया था, उसको 10 दिन में उन्होंने सिखा दिया था। उसके बाद मैं घर पे अपना प्रैक्टिस करते रहता हूँ उसको रोज़, ताकि मैं अपने रोज़ की ज़िंदगी में विपश्यना को मेंटेन करके रखे रहूँ, ताकि मैं मेंटली साउंड रहूँ और मेरा मेंटल वेलबींग अच्छा बना रहे। इसका आजकल तो काफ़ी जो प्रशिक्षक हैं वो, उनकी भी मांग बढ़ी है विपाशना योगा के, बहुत से ट्रेनर मांगे जा रहे हैं, जिसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। यस सर, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं, लेकिन ये मेरी एक हॉबी है, ना कि मेरा प्रोफेशन। और दूसरी बात ये कि इसको एज ए प्रोफेशन चूज करने के लिए कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज करने होते हैं, और भी इनके कोर्सेज होते हैं। वो करने के बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। तभी मैंने उतने सारे कोर्सेज नहीं किए। ठीक है, एक ऑप्शन आपको तो रहेगा ही हमेशा, और आगे बढ़ें। इसमें बहुत सुंदर विचार है आपके कि आपने कोविड को हराकर फिर आप विपश्यना योगा में गए और सीखे भी उसको, और अभी प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो ये प्रशासन
में आएंगे तो स्कूल माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फर्स्ट वैरायटी क्या है? सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। दूसरी? सर दूसरी बिहार पुलिस सर्विस है। फर्स्ट वोटिंग और दूसरा पुलिस सेवा। इसका मतलब क्या है, कोई किसी खास से लगाव नहीं है? चाहे ये मिले चाहे वो मिले, जिससे नौकरी की तलाश होती है उस तरह से? सर हम लोग जिस उम्र में हैं ये बात सच है कि हाँ नौकरी की तलाश भी एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं मास लेवल को अच्छे से सर्व कर पाऊंगा। और बीपीएससी मुझे इस टाइम पे मौका देती है कि मैं पब्लिक सर्विस में ही अपना करियर बना सकूं। और दूसरा कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डाइवर्सिटी ऑफ जॉब फील्ड देता है और बहुत अलग अलग लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है, अलग अलग परिवेश से जो होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो अभी बिहार गवर्नमेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस की है, यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है इसको मैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके जो डाउन रोडन है, जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं जिनको थोड़ा भी अगर कुछ सहारा मिले तो उठ जाएंगे, उनको मैं हेल्प कर पाऊँगा। अच्छा, आप घर पर रहकर अपने पिताजी को हेल्प किए हैं उनके बिजनेस में? यस सर। किस तरह का बिजनेस है? सर उनका एक छोटे से किराना का दुकान है। तो कोविड के टाइम में ऐसा हो गया था कि नो टच, कोई टच नहीं करना है कुछ भी। तो मैंने उनको बताया कि कैसे व्हाट्सएप पे ही आप सारे ऑर्डर ले सकते हैं कस्टमर से। उनको मैंने पेटीएम के लिए कैसे पेमेंट होता है उसके बारे में मैंने उनको बताया। बाद में जब बिहार गवर्नमेंट ने प्रीपेड मीटर के बारे में हुआ था कि कैसे पेमेंट करना है, तो मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा दिया कि कैसे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप जैसे दुकान संभालते नहीं हैं? हाँ सर, मैं जब भी घर पे आता हूँ मैं दुकान भी संभालता हूँ। पिताजी को रिलीफ देते हैं सहायता करके? बहुत अच्छा। आपके क्षेत्र में एक जंगल है वाल्मीकि नगर, गए हैं कभी वहाँ? हाँ सर, वहाँ तो कई बार जाना हुआ है। मतलब हम लोग घर ही बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। तो बगहा क्यों नाम पड़ा उसका? क्या ये पेड़ों को काट कर बगहा, जहाँ बाघ रहते थे उसको बगहा कहते कहते बगहा हुआ? ये सर मेन कारण यही है कि जहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो माना जाता है कि उसी का ही बिगड़ा हुआ नाम बगहा बन गया। नहीं, जिस स्थान पर बगहा बसा हुआ है ये सब वन क्षेत्र ही रहे होंगे जहाँ बाघ काफ़ी रहा करते थे, लेकिन आदमी क्या तो वनों को काट कर आगे बढ़ रहा है, घर बना रहा है। आज भी वो प्रक्रिया चालू है, ऐसा नहीं समझते हैं? वहाँ अगल बगल के ग्रामीण जो है वन का भूमि जो हड़पने के लिए घर रातों रात जंगल काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, सीमा बढ़ा देते हैं, तो वन जो है धीरे धीरे समेटता जा रहा है। सर ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हो भी रहा है और हम ये भी कह सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ बाहर के लोग आए हैं और वो जंगल को थोड़ा मतलब एक्सप्लॉइट करके अपना जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी जंगल में एक थारू ट्राइब रहती है सर, जो उस जंगल को अपना घर मानती है और वहाँ के जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको अपने फैमिली का पार्ट मानती है। तो वो लोग उस जंगल को और कंजर्व करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन जंगली जीवों के साथ वो अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल लाइफ जी सकें। तो सर दोनों ही एस्पेक्ट हैं वहाँ के जंगल के बारे में। जो है बिहार का एकमात्र जनजाति है, उसकी क्या विशेषता है? सर थारू जो ट्राइब है उसका अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये नेपाल और इंडिया दोनों में पाया जाता है। दूसरा उनका एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बात की है, एक बरना फेस्टिवल वो लोग करते हैं। बरना फेस्टिवल में वो 3 दिन का एक तरह का सेल्फ आइसोलेशन रखते हैं ताकि नेचर खुद को रिज्यूनेट कर सके और खुद को फिर से रिग्रोथ कर सके। और तीसरा है सर कि वो अपने कुछ हद तक हिंदुइज्म से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी अपने कल्चर को अभी तक बचाकर और सहेजे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर जब हार कर भागे थे तो उनके साथ जो है रानियाँ और दासियाँ भी आए थे राजस्थान से, वही आकर यहाँ बस गए क्योंकि ये जंगल था इसलिए इस जंगल में शरण लिए। तो ये थियरी कहाँ तक सत्य है?
थारू जाति के बारे में। ये थियरी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे थारू ट्राइब के बारे में जानकारी है, ये लोग नेपाल के मुखिल्स के निवासी हैं, जो कि बिहार में भी अब आए और ये लोग वहीं के एबोरिजिनल्स हैं। थारू का मतलब है थार। थार का मतलब रेगिस्तान, जहाँ आज भी थार का क्षेत्र कहा जाता था पहले। तो इस तरह की संभावना है। जहाँ तक मैं पुरानी चीज़ें को क्या ऑथेंटिक है, उनका इतिहास जानने का जो रिसर्च करेंगे वही पता करेंगे, लेकिन ऐसी कहावत है। और ये लोग अपने को नेपाल से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, पूरी तरह से कट ऑफ होते हैं, इसीलिए ये जनजाति कहलाते हैं यहाँ भारत में, खासकर बिहार में रह रहे हैं जंगलों में जो। तो उनकी जो ये संरचना है शारीरिक काफ़ी भिन्न है अन्य आदिवासियों से, है ना। वो देखने में डिलडोल अच्छा, लेडीज लोग की खूबसूरती जो है ये विश्व प्रसिद्ध है थारू जनजाति का। जैसे कश्मीरी ब्यूटी है, उसी तरह से थारू ब्यूटी के बारे में भी चर्चा होती है इतिहास में। और ऐसे कहावत है कि जितनी सुंदरियाँ होती हैं उसमें होती थी पहले, और कई डकैत जो है वो उनसे उनकी लड़ाई भी हो जाती थी। उसके लिए जो वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट में कौन कौन यादव कौन कौन गैंग रहते थे बेतिया से, तो वो आतंक का दिन तो अब समाप्त हो गया है जंगलों का। जनजाति अभी भी रह रही है। इसके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी प्रयासरत हैं। उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की हैं, इसके बारे में जानकारी है उनके उत्थान के लिए? सर, जो थारू जनजाति हैं उनके उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कुछ कुछ काम किए हैं। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से 1% रिजर्वेशन की बात की है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो उसको उन्होंने थरवट क्षेत्र को उन्होंने विकसित करने के लिए हरनाटाड़ में एक स्पोर्ट्स सुविधा देने की बात की है वहाँ के युवाओं को। और दूसरा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अभाव था, तो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे पहुँचाने की बात की गई है। और तीसरा, जो ये एक स्वाभिमान बटालियन बन रहा है जो कि थरवट के जो लड़कियां हैं वहीं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, और उसका हेडक्वार्टर भी वाल्मीकि नगर पे ही बनाया जा रहा है। और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? रिजर्वेशन में मिला है उनको सर आरक्षण? सर मुझे बस इतना पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिला है। इसके अलावा मुझे इतनी जानकारी कम है। सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है तो परिवार, ट्राइब्स, परिवार के ऊपर जो ग्रामीण जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कितने लेयर्स हैं सोशियोलॉजी में? सर, सबसे कोर पे आता है फैमिली, उसके ऊपर आता है किनशिप, किनशिप के बाद ऊपर हम लोग थोड़ा उठे तो आएगा सोसाइटी, और सोसाइटी को मतलब ये 3 लेयर चलते हैं अपने फैमिली के लेवल पे। सोसाइटी कितने प्रकार की होती है? सर, सोसाइटी डिपेंड करता है कि हम किस बेसिस पर देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कई प्रकार में देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि किसका उस पर वर्चस्व है तो मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हो सकता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी हो सकता है। अगर हम लोग ये देखें थारू का क्या सोसाइटी है, मैट्रियार्कल है कि पैट्रियार्कल है? सर, थारू ट्राइब काफ़ी हद तक पैट्रियार्कल ही है, मैट्रियार्कल नहीं है सर। कैसे कर सकते हैं? कोई अनुभव है, कोई आप पढ़े हैं? सर, उनका जो ट्राइब चीफ होता है जिसको गुमस्ता बोलते हैं, वो जनरली मेल होता है। तो इस आधार पे मैं कह पा रहा हूँ कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ये संस्कृताइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन से क्या समझते हैं?
सर संस्कृताइजेशन जब कोई भी लो क्लास और लो कास्ट के लोग किसी भी अपर क्लास या अपर कास्ट के लोगों के सेक्युलर नेचर और रिचुअल नेचर को मेनली रिचुअल नेचर को मिमिक करके अपने सोशल स्टेटस को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को संस्कृताइजेशन बोला जाता है। अभी के टाइम पे जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जिसके वजह से कई लोग डिसंस्कृताइज हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं खुद को थोड़ा लोअर दिखाने के लिए ताकि वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें, तो इसको डिसंस्कृताइजेशन भी माना जाता है। सोशल चेंज या सोशल कंट्रोल क्या है? सर सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल जो भी हमारे सोशल के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो भी एक्सटर्नल और कोएर्सिव जो भी फोर्सेज एक्सर्ट करते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो एक सोशल कंट्रोल कहलाता है। सोशल चेंज जब सोसाइटी किसी एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाती है उसको सोशल चेंज बोला जाता है। भारतीय समाज किस स्टेज में है, खासकर बिहार के संदर्भ में लेंगे तो बिहार की सोसाइटी, बिहार का समाज है जो वो आप देखें तो? सर अगर हम लोग कार्ल मार्क्स के थियरी के हिसाब से चले कि सोसाइटी के प्रकार, तो बिहार अभी फ्यूडल सोसाइटी से थोड़ा आगे निकल रहा है और कैपिटलिस्ट मोड के कहीं बीच में अभी है। बगहा की सोसाइटी कैसी है? सर अभी वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी है और कुछ हद तक फ्यूडलिस्ट सोसाइटी है, अभी कैपिटलिज्म उतना वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ देखने में मिलता है कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं वो बाहर के हैं, दूसरे ज़िलों के हैं, बाहर के हैं, जिनको 500 बीघा खेत है तो 200 बीघा गन्ना का काफ़ी उपज होती है, शुगर मिल है, तो वो उनके लिए अच्छा है कि पुराने दर पर जो है वो ख़रीद लिए या और उसका चीनी शुगर मिल में गन्ना देकर जो है वो अच्छी कमाई होती है। तो एक तरह से अभी भी वहाँ फ्यूडल मेंटेलिटी बनी हुई है। यस सर, ये वहाँ पे देखने को मिलता है कि काफ़ी हद तक फ्यूडल मेंटेलिटी बनी हुई है। इवन कई बार जब इलेक्शन भी होते हैं तो इलेक्शन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। कास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी सोसाइटी में? जो है बैकवर्ड कास्ट ज़्यादा है, फॉरवर्ड कास्ट ज़्यादा है बिहार के संदर्भ में, दोनों के बीच में क्या तनाव रहता है? सर बगहा में जैसे जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनका कंपोजिशन ज़्यादा है रादर दैन अनरिजर्व कास्ट और जो जनजाति हैं। और जहाँ तक स्ट्रगल की बात है सर, अभी वहाँ पे एज सच कोई स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी वहाँ पे उससे भी बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लोग उसको फेस कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी। गंडक नदी का कटाव, वहाँ गंडक नदी का कटाव करते करते बगहा के पास आ गया है। कितनी दूरी पर है गंडक नदी आपके घर से? सर मेरे घर से तो मुश्किल से 600 मीटर दूर है। तो यदि नहीं कटाव रोका गया तो एक दिन पता चला कि आपके डुमोलिया सिनेमा हॉल सब उसी में चले गए। बढ़ते जा रहा है कटाव, तो ये पिछड़ेपन का सूचक होता है ना कि नदी की धारा को जो है अभी भी मोड़ नहीं पाए हैं। एक शहर जो है एकदम विलीन होने के कगार पर है और वाल्मीकि नगर जो कि हम लोग के सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, धरोहर से जुड़ा हुआ है, पूरा तरह से कट ऑफ हो जाएगा। जंगल जो है वो नदी में समाहित हो जाएंगे। एक तरह से कितना प्राकृतिक सुंदरता जो है उसकी छीन जाएगी। इस तरह कोई आपके यहाँ जिस तरह से आंदोलन चलते हैं तो किसी ने शुरुआत की है कि पेड़ों की रक्षा की जाए, बगहा को बचाओ, बगहा बचाओ आंदोलन, इस तरह का कोई? सर इस तरह के आंदोलन की तो अभी कमी दिख रही है वहाँ पे, लेकिन हाँ वहाँ पे एक हमारे नेता भी जो वहाँ लोकल MLA रहे हैं और एट द सेम टाइम वो पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। तो उन्होंने वाल्मीकि नगर को वहाँ पे मतलब वहाँ से फॉरेस्टेशन के लिए उन्होंने कुछ उपाय किए थे ताकि फॉरेस्टेशन ज़्यादा हो और कटाव कम हो। वाल्मीकि नगर के आसपास में रहते हैं ना, एक रेलवे लाइन वहाँ अपना प्रपोज था, बन गया होगा।
कौन सा रेलवे लाइन था? वाल्मीकि नगर में। आपके बगहा से उतरना था? बगहा से इनिशिएशन पॉइंट था। सर अभी वहाँ पे कोई रेलवे लाइन कोई बगहा से रिसीव होकर नहीं बन पाया, लेकिन पिछले 10 साल में बना है? सर मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं बना है सर। छेतौनी कोई जगह है? सर छेतौनी बगहा में नहीं आ पाता है वो, आई गेस मतलब यूपी पहुँच जाता है छेतौनी ब्रिज, जो पनियावा जो ब्रिज होता है। वहाँ के लिए कोई ट्रेन लाइन प्रोपोज था? हाँ सर। ये बताइए, वाल्मीकि आपने बताया टाइगर रिजर्व, उसका एरिया बता सकते हैं? टाइगर रिजर्व का क्या मतलब? सर टाइगर रिजर्व एक तरह का जो ये 1973 में इसकी बात शुरू की गई थी अंदर NTCA। इसके अंदर एक ऐसा एरिया घोषित किया जाए जहाँ पे टाइगर का संरक्षण ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जा सके, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करके टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ा सकें, क्योंकि एक टॉप प्रेडेटर है वो और उसका होना इकोलॉजी में ज़रूरी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। और जहाँ तक बात रही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एरिया की, तो वो लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें सेंचुरी भी है? यस सर, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसका एरिया मालूम है? सॉरी सर, मुझे नहीं चाहिए एरिया, मैं उसके बारे में। टाइगर रिजर्व पूरे वाल्मीकि सेंचुरी में फैला हुआ या कुछ उसका एरिया कम है? सर टाइगर रिजर्व का एरिया थोड़ा कम है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया थोड़ा उससे बड़ा है। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट है या एक तरह का फॉरेस्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट एरिया? सर शुरू में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में बिहार में 1992 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये एक तरह का प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। बिहार में दो इस तरह के टाइगर रिजर्व खुले थे, दूसरा कौन? सर पहला तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दूसरी की बात की जा रही है कैमूर में, ताकि कैमूर में भी टाइगर रिजर्व बन सके। अब वो झारखंड में चला गया। आई एम रियली सॉरी सर, उसका नाम पलामू टाइगर रिजर्व है। अच्छा, दून किसको बोलते हैं वहाँ? सर दून मतलब? सर उसको थोड़ा बिगड़ा हुआ नाम दून है, वो एक्चुअली ड्यून है। हाँ, वो एक्चुअली ज्योग्राफी के हिसाब से देखा है तो ड्यून है। DUNE? Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो वो जो सोमेश्वर जो रेंज है और जो हरहार रेंज, उसके बीच में जो ड्यून बनते हैं, जो एरिया होता है उसको ड्यून बोलते हैं, तो उसको वो दोन में पूरा इलाका कहा जाता है। नहीं तो दून क्या माने ऊंची जगह है? सर जैसे सैंड ड्यून बोलते हैं उस तरह का कुछ ड्यून एरिया है क्या? नो सर, वो थोड़ा मतलब वैली टाइप का है? वैली टाइप का, दो रेंज के बीच का थोड़ा नीचे का एरिया है। तो सैंड ड्यून वगैरह जैसे, तो ड्यून से तो हम लोग समझते हैं कुछ एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सो, बट यू आर टेलिंग द जस्ट रिवर्स थिंग, यदि आप ही के अनुसार। सर इस DOON दून, जैसे देहरादून काइंड ऑफ दून। अच्छा वो दून है, अच्छा अच्छा, दैट इज वैली, देहरादून इज वैली। एनीवे, टाइगर आपने बोला कि टॉप प्रेडेटर है, क्या मतलब है इसका? सर टाइगर टॉप प्रेडेटर है, इसका मतलब है कि वो जो ये पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, उसमें वो सबसे टॉप पे होता है। और उसके सबसे जैसे नीचे होता है ग्रासलैंड होता है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, लाइक बकरी हो सकती है, उसके ऊपर टाइगर होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा टाइगर रिजर्व करने से? तो क्या फोकस किस चीज़ पर किया जाएगा? मान लीजिए नॉर्मल फॉरेस्ट है, अथॉरिटीज़ को लगा कि नहीं इसको टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए, तो क्या स्टेप लेंगे वो कि ये जो आप जो बोल रहे हैं टॉप प्रेडेटर है, टॉप से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हैं, तो व्हाट शुड बी देयर प्रॉपर स्टेप दे शुड टेक, और क्या करते हैं? हमने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, घोषित करके चुपचाप बैठ जाना है कि वी हैव टू वर्क समथिंग न्यू? नए कार्य क्या डाल जाता है? सर सबसे पहले उसका एरिया डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर लोगों की एंट्री को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। दूसरा, वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे काम करना शुरू करता है ताकि जो टाइगर्स की पोचिंग है वो बंद हो सके। और तीसरा, जो लोकल्स हैं उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर रेगुलेट किया जाता है और उनको भी एक तरह से इन्वॉल्व किया जाता है ताकि टाइगर को हम लोग कंजर्व कर सकें। आपने फूड चेन की बात कही कि एपेक्स वो है, तो इट इज़ रिलेटेड टू फूड चेन ऑल्सो। तो टाइगर प्रोजेक्ट बनाने का एक मकसद मुझे ये लगता है कि उसको प्रॉपर फूड उपलब्ध हो।
तो टाइगर का फूड क्या है? सर जो भी जंगली जानवर हैं, लाइक हिरन हो सकता है या फिर कोई भी बंदर। मीन्स हर्बीवोरस। यस तो हर्बीवोरस के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? सर, हर्बीवोर्स को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो वो चीज़ खाते हैं लाइक ग्रास, उसका हम लोग वहाँ पे एरिया उस टाइप का जो ग्रास लैंड है उसको हम लोग ज़्यादा एरिया उसका बढ़ा सकें, ताकि हर्बीवोर्स वहाँ पे रहें और हर्बीवोर्स को ये खाने के लिए वहाँ पे टाइगर आ सके। ओके। अब ये बताइए, वहाँ पे एक और स्पीसीज का प्लांटेशन हुआ था, बेसिकली वो किस चीज़ का जंगल है? सर वो जंगल तो माना जाता है कि ऐसे अगर जोग्राफिकली देखा तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन जंगल में तो वो बेत का जंगल माना जाता है, वहाँ बेत ज़्यादा मिलता है। Beet is a climber. ये सर क्लाइंबर। It cannot come automatically. It requires some सहारा लिया के उसको सहारा चीज चढ़ने के लिए, ठीक है? इट इज अ क्रीपर। मेन जंगल किसका है, किस पेड़ पर चढ़ता है? सर मैं उसका लोकल नाम जानता हूँ, जो सफ़ेदा बोला था, वहाँ पे सफ़ेदा एक पेड़ होता है वैसा कुछ। और क्या सखुआ को सफेदा बोलते हैं क्या? सकुआ सकुआ सर, सकुआ का जो पेड़ होता है उसको सफेदा वैसे यूकेलिप्टस को बोलते हैं, जनरल टर्म में वो सखुआ है, तो सखुआ का पेड़ कहती है। तो उसके अलावा एक और काफ़ी कीमती स्पीसीज वहाँ लगाया गया था। नहीं, यू डोंट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम मी। सॉरी सर, आई डोंट नो। चलिए, दूसरा चीज़ बिहार का है कि बिहार में फॉरेस्ट का आइडिया मालूम है, क्योंकि आप फॉरेस्ट के बगल में रहते हैं, इसलिए सब पूछा जा रहा है आपसे। यस सर। कितना है बिहार का फॉरेस्ट एरिया? सर ये लगभग 7,300 किलोमीटर के आसपास है। कितना रहना चाहिए स्टैंडर्ड? सर अभी तो ऑनरेबल सीएम ने बोला है कम से कम हम लोग टोटल एरिया का 17% रखें, लेकिन होना चाहिए कम से कम 1/3 लाइक 33%, जो कि हमारे ऑनरेबल लेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बात की थी। नेहरू जी ने बात नहीं करते, तो साइंटिस्ट जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसके आधार पर ये सब डिटरमिन किया है। तो ये 33% जो है इंडिया का कितना है? सर इंडिया का भी 24% के अराउंड है। और हमारा क्या होगा? 7% है। सर ISFR के डेटा के अच्छा ये बताइए, 33% क्या होना चाहिए? इट शुड बी फॉरेस्ट कवर और इट आल्सो इंक्लूड्स ट्री कवर। सॉरी सर, मुझे इस पर थोड़ी जानकारी कम है। दोनों मिला। अच्छा, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो पूछना चाहिए इससे। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सर सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक मतलब समझिए कि एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जो कि उस चीज़ जो काफ़ी क्विक अपने कंप्यूटिंग